हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष यूपीपीसीएस पेपर 2 2023 यूपीपीसीएस 2023 के लिए पेपर 2 सीसैट के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के दूसरी वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का आपका पहला प्रश्न है कि 3 से विभाज्य संख्याओं को छोड़कर 1 से 99 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए मित्रों, ये जान लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में एक जो है आपका 21 बार आता है। बाकी 2 से लेकर 9 तक की संख्याएं 20 बार आती हैं और शून्य जो है, जीरो जो है, वो आपका 11 बार आता है। ठीक है, ये तो हो गया जानकारी के लिए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो 5 ऐसी कुल 20 संख्याएं हैं, तो कौन कौन सी संख्याएं हैं देख लेते हैं। ठीक है, जो कि 3 से विभाज्य हैं उनको छोड़कर बाकी सारी संख्याएं होंगी। तो देख लीजिए इसमें कौन कौन सी हैं। 5, 15 और आपकी हो गई 25, 35, 45, ठीक है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 65, 75, 85, 95। ठीक है, ये हो गई आपकी संख्याएं टोटल। अब इसमें से देख लीजिए कि कौन कौन सी संख्या 3 से विभाजित हो रही है। ठीक है, ये टोटल संख्या है आपकी 20। अब देख लीजिए कौन कौन सी आपकी 3 से विभाजित हो रही हैं। तो एक है 15, 45, 51, 57 और आपकी होगी फिर 75, और इसमें से कौन सी है, ये भी है 54। ठीक है, तो इस तरीके से हो गई कुल 6 संख्याएं। कुल आपकी 6 संख्याएं हैं इसमें से जो कि 3 से विभाजित हो रही हैं। तो इस तरीके से टोटल संख्या थी 20, जिसमें कि अंक 5 आता है। ऐसी संख्याएं थी आपकी 20, 5 बार आता है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और यहाँ पे 5 2 बार आता है। तो इस तरीके से है 20। तो ये कह रहा है कि गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। तो टोटल आता है 20 बार। गौर कीजिएगा कि टोटल 20 बार आता है, संख्या 19 होती है। ऐसे में 6 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य हो रही हैं। तो 20 बार टोटल आता है, 6 बार जो कि 3 से विभाज्य अंक हैं उनमें नहीं होगा। तो आपका उत्तर बनेगा 14। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 19 संख्या है तो 19 संख्या में से 6 घटा दिए तो 13 आ गया। 13 आपका गलत आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 14, क्योंकि 20 बार आता है। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है, यही हमसे कह रहा है। चलिए नेक्स्ट। विविक्त चर तथा सतत चर दो प्रकार हैं, किसके हैं। खुली सीमा वर्गीकरण के, काल श्रेणी वर्गीकरण के, गुणात्मक वर्गीकरण के या परिणात्मक वर्गीकरण के। तो इसमें मित्रों पहले जान लेते हैं विविक्त चर क्या होता है। वे चर जिनका एक निश्चित मान होता है उन्हें हम विविक्त चर कहते हैं। ठीक है, ये केवल निश्चित मान वाले ही होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझ लें कि जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या, परिवार की संख्या, कंपनी में कर्मचारियों की संख्या, ये सब जो है ये सब आपके विविक्त चर के अंतर्गत आते हैं। और सतत चर क्या है। सतत चर है कि वह है जिसका निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कोई भी मूल्य हो सकता है। यहाँ दो मूल्यों के मध्य अनगिनत मूल्य हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ऊंचाई है, वजन है। ठीक है, ऊंचाई है, वजन है, उम्र है, तापमान है।
जैसे किसी छात्र की ऊंचाई पर विचार करना हो, तो ये सब सतत चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आपका ये जो ऑप्शन डी है यह सही है। ठीक, परिमाणात्मक वर्गीकरण होता है। परिमाणात्मक वर्गीकरण क्या होता है? जिसमें यह ऐसा वर्गीकरण है जिसमें वर्गीकरण का जो आधार होता है वह परिमाणात्मक होता है, वह परिमाण देता है। ठीक है, इनको मात्रा में मापा जाता है, जैसे आय, ऊंचाई, उत्पादन इत्यादि। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 5 घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7 सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। किसी समय एक साथ बजने में कितनी देर बाद फिर एक साथ बजेंगी? जब मित्र ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो आप इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल देते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 7, फिर इसको जस का तस उतार लेते हैं, जो नहीं कटता है उसको उतार लेते हैं, और जो कटेगा उससे हम भाग देते जाते हैं। यही तो हम करते हैं अपने एलसीएम में, आपने कई बार किया होगा ऐसा। ठीक है, फिर एक बार 5 बार जाएगा, एक बार 7 बार जाएगा। ठीक, ठीक है, अब इनका मल्टीपल कर दीजिए, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 पंजे 60 और 7, ये हो गया आपका 420। ठीक है, 420 सेकेंड आया। 420 सेकेंड को हम 60 से भाग देते हैं तो ये मिनट में बदल जाएगा। 6 सत्ते 42, 7 मिनट आ गया। 7 मिनट के बाद ये सारी घंटियां एक बार फिर एक साथ बजेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक वृत्त जिसमें त्रिज्या खंड विभिन्न परिमाणों को निरूपित करता है को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अगर कोई ऐसा है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक क्या है आपका वृत्त है, और वह वृत्त आप ध्यान से देखेंगे तो वो कई त्रिज्या खंडों में कटा हुआ है। ठीक है, वो कई त्रिज्या खंडों में कटा हुआ है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मित्रों, कि यही है आपका जिसके बारे में कह रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? तो आपने पिज्जा देखा है? पिज्जा बिल्कुल देखा है, खाया भी होगा। पिज्जा भी तो बिल्कुल इसी तरीके से कटा होता है। तो जो पिज्जा के आकार का हो, जो कटा हो, वो पिज्जा पाई, पाई पिज्जा। ठीक है, तो इसे पाई चार्ट कहते हैं। इसे पाई चार्ट कहते हैं, जो पिज्जा के आकार का वृत्त कटा हो, जो कई त्रिज्यखंडों में कटा हो, उसे पाई चार्ट कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या होगी? ठीक है, तो अंडर रूट एक्स मान लेते हैं यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह। तो अब अंडर रूट एक्स बराबर यहाँ का गुणा कर देते हैं, तिर्यक, तो ये हो गया आपका 36। फिर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो ये हो गया एक्स। अंडर रूट एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स आएगा, तो ये हो गया आपका 36 इंटू 36। ठीक है, 36 इंटू 36। इसका जब आप मल्टीपल करेंगे 36 का 36 में, तो ये आएगा आपका 5776। ओके, 5776 आएगा आपका, यह उत्तर होगा। ठीक, नेक्स्ट। यहाँ पे 4 है मित्र। ठीक है, ये कह रहा है कि अंडर रूट 841 और अंडर रूट 3249 के मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? प्राकृतिक संख्याएं शून्य को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं एक से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए, 841 दिया है अंडर रूट में, तो इसका वर्गमूल क्या होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो वर्गमूल इधर से दाई तरफ से 2 जोड़ा बना दीजिए, एक सिंगल बचा, 2 बार जाएगा ये, क्योंकि 3 से करेंगे 3 त्रिका 9 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 ऊपर लिख लीजिए, 2 दूनी 4, 4 यहाँ नीचे लिखिए, इसको घटा दीजिए, यहाँ 4 उतार लीजिए, इस ये वाला जो 2 है इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, इसका मल्टीपल करके यहाँ पे लिखा जाता है, ये लिखा जाता है यहाँ अंदर, और प्लस जितनी बार लिखा जाता है वो ऊपर लिख देते हैं। बाकी अब यहाँ पे हमने इसको जोड़ के लिख दिया। अब देखिएगा, फिर उतार लीजिए दोनों जोड़े को एक साथ। अब एक 441 आए, यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें, यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखें, हमें देखना पड़ता है कि जिससे
कि हमें 441 प्राप्त हो उसी संख्या का गुणा करके है, तो हम 9 रखेंगे, तो यही 9 नीचे भी रखेंगे, इन्हीं 9 का गुणा करेंगे तो देखिए 9 9 81, एक हासिल आया 8 और 9 चौक 36, 36 8 आ गया आपका 44। ठीक है, तो देखिए ये कट गया, ये 9 बार गया था, यानी कि 841 का जो वर्गमूल आएगा वह आएगा आपका 29। इसी तरीके से आप 3249 का देख लीजिए, 3249 का देख लीजिए, तो 3249 को भी सेम इसी विधि से करते हैं, दो का जोड़ा बना देते हैं। तो देखिएगा 5 25 छछाक 36, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा 36, तो 5 बार में लेते हैं। ठीक है, तो 5 5 से लेते हैं, तो ये हो गया 5 से 25। ठीक है 25, तो यहाँ आ गया आपका 7, ये हो गया। अब दोनों एक साथ उतार दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 5 10। अब देखिए ये 5 बार गया था, अब देखिए कि यहाँ पे 9 है और आपको यहाँ 749 लाना है, तो अगर आप 7 बार में देखेंगे 7 से 49, तो ये देखिए 7 से 49, 9 हाथ है 4, 7 शून्य शून्य 4, 7 एक कम 7। ठीक है, यानी ये 57 आ गया आपका। तो अब गौर करिएगा मित्रों, आपसे प्रश्न में कह रहा है कि एक तो आ गया वर्गमूल 29, एक आ गया वर्गमूल 57। ठीक है, आपसे प्रश्न में कह रहा है कि इनके मध्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो 29 से 57 के बीच में कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 57 में से 29 निकाल दीजिए, तो ये हो गया आपका 28। हाँ, ये हो गया आपका 28। तो गौर कीजिएगा कि यह है आपका 29 से लेकर 57 तक, 29 से लेकर 57 तक की संख्या है कितनी, 28। इसी में से घटा दीजिए, क्योंकि 57 के पहले और 29 के बाद यही पूछ रहा है कि इस बीच में कितनी संख्या होगी। तो 57 से पहले 29 के बाद कुल आपकी होगी 27 संख्या। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हम किसी संख्या से घटाते हैं, जैसे हमने 57 में से 29 को घटाया, तो 57 से 29 को जब घटाया हमने, तो हमें जो उत्तर प्राप्त हुआ वह 57 तक का प्राप्त हुआ। ठीक है, लेकिन 57 को हमें काउंट नहीं करना है, इसलिए हम 57 को छोड़ देते हैं, तो एक और घटा देंगे, आएगा आपका टोटल 27। 27 इसके बीच में प्राकृतिक संख्याएं होंगी। ठीक, नेक्स्ट, यदि x प्लस वाई का 20% बराबर x माइनस वाई का 50%, तो x अपान वाई का मान क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, x प्लस वाई का 20%, ठीक है, का 20%, ऐसे ही तो करते हैं, बराबर x माइनस वाई का 50%, यही कह रहा है कि दोनों बराबर है। ठीक है, 100 से 100 कट गया, इधर से 0 से ये 0 कट गया। अब इनको ओपन कर दीजिए, तो हो गया आपका 2x प्लस 2y इक्वल टू 5x माइनस 5y। ठीक है, तो x को इधर पंचांतर कर दीजिए और y को इधर पंचांतर कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 2x इक्वल टू 2y प्लस 5y। ठीक है, 2y प्लस 5y, तो हो गया आपका 3x इक्वल टू 7y। फिर ये हो गया आपका 3x अपान 7y इक्वल टू 1। तो हमसे कह रहा है कि x अपान y पूछ रहा है, तो 7 यहाँ चला आएगा और 3 यहाँ चला आएगा, x अपान y बराबर 7 अपान 3। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपए है, तो उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, और जब हमें ब्याज निकालना होता है, तो इसी मिश्र धन से हम मूलधन को घटा देते हैं, तो हमारा ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो आप देखिएगा कि यह P1 प्लस R अपान 100 की पावर n में से अगर हम P को घटा देंगे, तो यह जो हमें प्राप्त होगा
यह ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, यह ब्याज प्राप्त होगा। यही चीज तो यहाँ पे हुआ, मिश्र धन यहाँ इतना तक था, इसमें से हमने मूलधन को घटा दिया तो हमें ब्याज प्राप्त होगा। ठीक, चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। मूलधन हमसे पूछ रहा है और हमें ब्याज दिया गया है 12 दूनी 24 एक 25/2, यानी जो ब्याज है वो है आपका 25/2% का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25/2 इंटू 100। ठीक, का 2 वर्ष का पूछ रहा है माइनस पी, ये ठीक है, यहां तक बराबर 340 हमको दिया गया है। चलिए ये देख लीजिए, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी ये हो गया आपका P 1 + 1/8 का होल स्क्वायर माइनस P। ठीक है, ये हो गया बराबर 340 दिया गया है। अब 8 कम 8, 8 एक 9, तो ये हो गया आपका P 9/8 का होल स्क्वायर माइनस P बराबर 340 के। तो P इसमें से मित्र हम कॉमन ले लेते हैं। जब P कॉमन ले लेंगे और इसको हम खोल देते हैं तो ये हो गया 9 9 81 बटे 8 64 माइनस P कॉमन ले लिए तो बचा -1 बराबर 340। ठीक है, अब देखिएगा 81 माइनस 64, P यहाँ हो गया 81 माइनस 64 बटे 64। ठीक है, बराबर 340। अब P बराबर हम निकालते हैं, जब हम यहां से फिर P बराबर निकालेंगे तो आप देखिएगा ये हो जाएगा 340 गुणे, ये इधर जाके पंचांतर हो जाएगा तो 64 ऊपर चला जाएगा, और जो 81 में से 64 घटेगा, 81 में से 64 घटने पे आता है 17, वो 17 नीचे आ जाएगा। ठीक है, वो 17 नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसे कट पिट कर दीजिए तो 17 दूनी 34, यहाँ आ गया 20, तो P बराबर आ गया आपका 0, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 1280 रुपए आ गया। 1280 रुपए जो आता है वो आपका P है, यानी मूलधन है। ठीक है, ये आपका मूलधन है। अब आपसे कह रहा है कि इसी मूलधन पे साधारण ब्याज क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन 1280, दर आपका दिया गया है 25/2 और समय है 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, और फिर इसे 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 दूनी 8 0, यानी आ गया आपका 320। तो जो साधारण ब्याज आया वो आपका आ गया 320 रुपए। ठीक है, आपका 320 रुपए, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक समकोण त्रिभुज को जिसका कोण 25 सेंटीमीटर है एवं भुजाएं 3:4 के अनुपात में है, कर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है, इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन क्या होगा, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए मित्र ध्यान दीजिएगा कि हम एक पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें कि हम जानते हैं ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, और यह है हमारा कर्ण, और कर्ण 25 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है जो इसकी भुजा है वो 3:4 में है, 3:4 में इसकी भुजाएं हैं, तो इसको हम नियतांक के साथ 3k मान लेते हैं और 4k के रूप में मान लेते हैं कि 3k और 4k हमारी भुजाएं हैं। ठीक है, पाइथागोरस हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय पे है, अब उसके पहले ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि कर्ण के परितः परिक्रमण कराया जाता है। ठीक है, कर्ण के परितः एक परिक्रमण होता है, इसको घुमा दिया जाता है, तो फिर हमसे कह रहा है कि इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन क्या होगा, इस प्रकार निर्मित द्विशंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, तो चलिए पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो शंकु है तो शंकु में एक ऊंचाई भी होगी,
अगर यह शंकु है तो इसमें एक ऊंचाई भी होगी, ठीक है, ये ऊंचाई होगी। तो देखिए एक दूसरा फिगर बना रहे हैं समझाने के लिए। यहां तक तो समझ में आ ही गई होगी बात। इसको मान लेते हैं ए, इसको बी, इसको सी, ठीक है, और इसको मान लेते हैं डी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मित्रों कि यह समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज से एक फार्मूला मिलता है 1/2। फिर हम बड़े वाले त्रिभुज को ले रहे हैं 1/2, तो इसमें आधार है हमारा BC, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई है AB, ठीक है, ऊंचाई है AB बराबर फिर 1/2। अब देखिएगा इस वाले त्रिभुज को हम ले रहे हैं 1/2, फिर इसके बाद में इसमें आधार जो है AD, ठीक है, इंटू ऊंचाई है BD, ठीक। 1/2 से 1/2 कट गया तो आपको मिला BC इंटू AB बराबर AD इंटू BD, ठीक। ये आपको एक फार्मूला मिल गया। अब इसी फार्मूले पे आप इस प्रश्न को रख दीजिए, आपको यहां से ऊंचाई मिलेगी, क्योंकि शंकु का आयतन आपसे पूछा हुआ है और शंकु का आयतन होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो आपको इसमें एच निकालना है, यही एच है, यही एच है, तो ये एच निकालना है, यही ऊंचाई है, क्योंकि ये शंकु का हमने धरातल दिखाया कि कर्ण इसका शंकु का धरातल है, ठीक है। तो चलिए अब आपको BC का मान पता है, BC दिया है आपका 4K, BC आपको दिया है 4K, AB दिया है आपको 3K बराबर AD दिया गया है आपका सॉरी यहाँ पे है आपका AC, AC इंटू BD होगा, ये AC इंटू BD होगा। तो AC आपका दिया गया है 25 इंटू BD का मान हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो BD का मान हमसे पूछ रहा है। तो ये हो गया आपका 4×3 K स्क्वायर अपान 25, ठीक है, बराबर ये हो गया आपका BD। ये हो गया आपका BD, BD की ऊंचाई आ गई, ठीक है। तो जो नियतांक के तौर पे दिया गया है, नियतांक को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है, नियतांक को हम कभी भी छोड़ सकते हैं, ऐसा होता है, ठीक। चलिए आगे समझते हैं, आगे का क्या है। हमें कह रहा है कि अब हम शंकु का आयतन निकालते हैं, तो शंकु का आयतन है 1/3, पाई का मान पाई में दिया ही है, आर का मान होगा आपका सीधा आधा होगा, आर का मान आधा होगा, 25/2 होगा, ठीक है, 25/2 होगा, तो ये आपका 25/2 इंटू 25/2, ठीक है, ये हो जाएगा। और आपकी जो ऊंचाई आएगी, ऊंचाई आएगी वो आएगी आपकी 12K स्क्वायर अपान 25, ठीक है। चलिए अब ये आयतन आपको इसी में रख के सॉल्व करना है, ठीक, यहां तक हो गया। अब एक चीज देखिए कि के स्क्वायर का मान हमें फिर निकालना है, तो के स्क्वायर कैसे निकलेगा, हमने कहा था पाइथागोरस से निकलेगा, पाइथागोरस को हमने अभी तक छोड़ा था। अब समझिएगा कि के का मान यहाँ पे हमें रखना है, तो के का मान क्या होगा, अब समझ लीजिए क्या होगा। के का मान आएगा, पाइथागोरस से हम करते हैं कि लंब का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे AB का मान दिया है 3, तो ये हो गया आपका 3K का स्क्वायर धन BC का मान है आपका 4 दिया है, तो 4K का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, AC स्क्वायर आपका होता है 25, दिया है 25 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 9K स्क्वायर धन ये हो गया आपका 16K स्क्वायर बराबर 25 इंटू 25, ठीक है। तो ये हो गया आपका 25K स्क्वायर, 25K स्क्वायर बराबर 25 इंटू 25, 25 से 25 कट गया मित्र, तो ये आ गया आपका K स्क्वायर बराबर 25, ठीक है, K स्क्वायर बराबर 25 आ गया। तो यहाँ पे अब आप गौर से देखिएगा, तो यहाँ पे हम K का मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1/3 पाई इंटू 25/2 इंटू 25/2 इंटू 12, के स्क्वायर का मान है 25/25, 25 से 25 कट गया, 2
3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से 12 कट गया, 25 25 हम 625, 625 पाई आ गया। 625 पाई एक शंकु का आयतन आया है, ठीक है। 625 पाई एक शंकु का आयतन आया है और आपसे पूछा है प्रश्न में कि दो शंकु का आयतन कितना होगा। आपसे पूछा है दो शंकु का आयतन कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 625 पाई, ठीक है। 2 गुणे 625 पाई, तो इस हिसाब से आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1250, 1250 पाई आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक। देखिए ये वाला जो पोर्शन आपने निकाला, इसे आप पहले भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने इसको बाद में सिर्फ इसलिए बताया कि इसकी आवश्यकता आपको कहाँ पड़ेगी। तो यहाँ पे जो के स्क्वायर का मान निकालना था, यहाँ पे इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यदि x अपान वाई प्लस वाई अपान एक्स बराबर 2 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के मान किसके बराबर होंगे। देखिए मित्रों, जब इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें सीधा सीधा आपको ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक छोटा सा मान रखने के बाद, ऑप्शन से मान रखने के बाद ये हमारा आसानी से सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसका गुणनखंड विधि से काफी लंबा होगा, उसका कोई एग्जाम में मतलब नहीं है। आप ऐसे प्रश्न का देखिए कि x बराबर 1 और y बराबर 1 रखने पर आप देखेंगे कि x अपान वाई तो 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 बराबर 2, तो 1 धन 1 2 बराबर 2 यह फॉलो कर रहा है। इसका मतलब x बराबर 1 y बराबर 1 सही है, तो इसमें हम रख लेते हैं। तो x का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बटे एक्स वाई 1 गुणे 1 बराबर 1 धन y स्क्वायर 1, 1 धन 1 बराबर 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, आ गया आपका 1, ठीक है। इसका उत्तर कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यदि एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x बटे वाई बराबर 1 संबंधी 2 दिया गया है और y बटे जेड बराबर 3 संबंधी 5 दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सा 5x माइनस 3y प्लस जेड का संभव मान होगा, हमसे यही पूछ रहा है। तो आप देखिएगा, x संबंधी y बराबर 1 संबंधी 2 दिया है और y संबंधी जेड बराबर 3 संबंधी 5 दिया है, ठीक। तो x संबंधी y संबंधी z हम निकाल लेते हैं। तो ऐसा करने के लिए आप y इसमें कॉमन है, तो y वाले को कॉमन कर दीजिए, तो ऊपर वाले में 3 का और नीचे वाले में 2 का गुणा कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो नया संबंध x संबंधी y संबंधी z का बनेगा, वह बनेगा 3 एकम 3 संबंधी 6 और नीचे वाले का हो जाएगा आपका 6 संबंधी 10, यानी कि फाइनली बना आपका 3 संबंधी 6 संबंधी 10, ठीक है। एक्स वाई जेड का संबंध आपको निकल के आ गया। इसके बराबर एक नियतांक मान लीजिए, तो x बराबर आपका 3k, y बराबर 6k और z बराबर 10k हो गया, ठीक है। अब हम अपने इक्वेशन में रख के देख लेते हैं, 5x माइनस 3y प्लस जेड, ठीक। तो देखिए 5x माइनस 3y प्लस जेड में रख के देख लीजिए, तो यहाँ पे हो गया आपका 5 तिहाई 15 के, ठीक है, x का मान रखा माइनस y 6 के यानी 18 के प्लस z का मान 10 के। तो ये हो गया 15 10 25, 25 में से 18 गए, आपका आ गया 7 के, ठीक है, 7 के। अब मित्रों जाइए ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन की तरफ जाइए और ऑप्शन में देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 7 से विभाजित हो रही है, क्योंकि जो संख्या 7 से विभाजित होगी वही संख्या आपका वही उत्तर होगा। तो आप ऑप्शन सी की तरफ देखिए, तो ऑप्शन सी आपका 7 से विभाजित हो रहा है, तो इसका अर्थ है यही आपका सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, तो इसके अन्य गुणनखंड हैं। तो देखिए मित्रों, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप भाग विधि से करिए, काफी आसानी से होगा, ठीक है, काफी आसानी से होगा और समय भी आपका बचत होगी। भाग विधि से कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, साइन चेंज कट गया, ये हो गया आपका 6x स्क्वायर प्लस, अब आपको एक्स स्क्वायर में लाना है, एक्स है ही 6x
एक्स से गुणा करिए, तो ये 6x से गुणा करेंगे, माइनस 3x उतार लीजिए नीचे, तो हो गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x, साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज, तो ये हो गया आपका 9x प्लस में आ जाएगा, ठीक है, माइनस 18, फिर ये आपका यहाँ पे प्लस 9 बार ले जाइए, तो हो गया आपका 9x माइनस 18, ठीक, साइन चेंज करते ही ये कट गए दोनों। तो देखिएगा आपके पास इक्वेशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 का गुणनखंड कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 3 त्रिका 9, 3 3 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, ठीक, अब x रख लिए, कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस 3 प्लस 3 कॉमन ले लिए तो बचा x प्लस 3, ठीक है, तो एक कोष्ठक में आ गया आपका x प्लस 3 और दूसरे कोष्ठक में आ गया आपका x प्लस 3, ठीक, तो आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन में ये है दोनों, तो ऑप्शन सी को ध्यान से देखेंगे तो इसी में आपके दोनों x प्लस 3 है, यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है यही आपका सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल 1 और 2 हैं, तो समीकरण क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 के मूल होंगे, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो हमारे मूल हैं दो, एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, इक्वेशन होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा में आप इस में रख के देख लीजिए क्या आता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 1 धन 2 बराबर माइनस बी की जगह हो गया आपका माइनस पी, ए की जगह है आपका 1 तो 1 हो गया, तो यानी कि माइनस पी बराबर 3 आ रहा है, ये आपको एक मिला इक्वेशन। दूसरा देखिए 1 इंटू 2 बराबर सी यहाँ पे क्यू है, सी का मान क्यू है, तो क्यू अपान ए 1, यानी क्यू बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब आपसे कह रहा है तो समीकरण क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल क्या होंगे, ठीक है, तो यही मित्र ले आके जो आपको मान मिला है यही मान यहाँ पर रख दीजिए, तो क्यू का मान है 2, तो 2x स्क्वायर माइनस पी का मान है प्लस 3, तो यानी हो गया आपका 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब इसे 2 एकम 2, 2 एक 3, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, तो इसमें से 2x कॉमन ले लीजिए तो बचा x प्लस 1, यहाँ से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 1 बराबर 0, तो ये बना आपका 2x प्लस 1 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x प्लस 1 बराबर 0, तो अब 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1 बटे 2, ठीक है, और जब x प्लस 1 बराबर 0 तब x बराबर माइनस 1, तो आपको देखिए दो मूल प्राप्त हुए हैं, एक यह मूल प्राप्त हुआ है, एक यह मूल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि आपके दोनों कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपए कम प्राप्त होते, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, यही आपसे मित्रों पूछ रहा है। तो देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो इनको कम समय में लगाने का आसान तरीका यही है, और आपका गलत भी ना हो, और इसको समझिएगा। मान लिया कि जो हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है, जो हमारा अंकित मूल्य है हमारा 100 रुपए, ठीक, 100 रुपए कह रहा है कि 5% की छूट पर अगर बेच देता है तो 100 का 5% कितना होता है 5 रुपए, तो 100 में 5 की कमी करेंगे तो बेचेगा कितने में 95 रुपए में, कह रहा है कि पहली बार वो कितने में बेचा 95 रुपए में, दूसरी बार कहता है कि यदि वह 10% की छूट देता, कहां से, अंकित मूल्य से,
अंकित मूल्य है 100, 100 का 10% होता है 10, 100 का 10% होता है 10, तो 100 में से 10 गए तो वो बेचता 90 रुपए में। ठीक है, अगर वह 90 रुपए में बेचता तो उसे 25 रुपए कम प्राप्त होते, ऐसा हमसे कह रहा है। ठीक है, तो देखिएगा कि पहले और दूसरे शर्त में उसकी कंडीशन में अंतर कितने का है, 5 रुपए का है, अंतर 5 रुपए का है। ठीक है, तो यही जो 5 रुपए का अंतर है वह आपके 25 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो 1 रुपए का अंतर कितने के बराबर हो जाएगा, 25/5 यानी 5 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 100 रुपए यानी अंकित मूल्य का जब हम निकालेंगे, अंकित मूल्य का अंतर तब ये हो जाएगा 5 गुणे 100 बराबर 500 रुपए, यानी कि इसकी जो अंकित मूल्य होगा वह 500 रुपए होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं। ठीक है, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है। अधिकतम अंक क्या है, हमसे यही पूछ रहा है। तो देखिएगा, वह 50 अंक पाता है और 4 नंबर और पा जाता तो वो पास हो जाता, यानी कि 54 नंबर पाता तो पास हो जाता। और 54 पास कितने पे हो रहे हैं, 45% पे, यानी कि अगर वह 45% बराबर 54 नंबर के है, यह बात सही है। क्योंकि अगर वो 54 नंबर पाता तो पास हो जाता, पास होने के लिए 45% चाहिए, तो यानी कि 54 नंबर पाता तो 45% के बराबर होता। ठीक, तो 1% बराबर कितना होगा, 54/45, तो 100% बराबर कितना होगा, तो 100% बराबर होगा आपका 54/45 गुणे 100। ठीक है, 54 गुणे 45/100, तो काट दीजिए इनको, 18 तिरिक 54, 3 15 45, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 20 और 3 छक 18, 6 दूनी 12, 120 आएगा आपका ये। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा कर सकती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य को 5 औरतें तथा 10 बच्चे कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा मित्रों, इसमें आप लगा दीजिए एक फार्मूला, बहुत इजी सा है, मैन इंटू डे, मैन इंटू डे बराबर मैन इंटू डे। ठीक है, मैन आदमी और डे दिन। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगा दीजिए। 10 औरतें 10 औरतें, 7 दिन 7 दिन। ठीक है, 10 औरतें 7 दिन बराबर कितने, 10 बच्चे कितने दिन, 14 दिन। ठीक है, देखिए 10 से 10 कट गया, 7 दूनी 14 आ गया, यानी कि एक औरत बराबर 2 बच्चा आ गया। यह हमारे पास एक संबंध आ गया। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कि 5 औरतें और 10 बच्चे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो एक औरत बराबर 2 बच्चा, तो 5 औरत बराबर 10 बच्चा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर 10 बच्चे यानी टोटल 20 बच्चे। तो हमसे पूछ रहा है कि टोटल 20 बच्चे इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, हमारे प्रश्न में कहा था कि 10 बच्चे किसी काम को 14 दिन में करते हैं, तो 20 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो मित्रों 7 दिन में करेंगे। कैसे करेंगे समझिएगा, कि जब 10 बच्चे थे उसी काम को 14 दिन में किया, जब हमने मैन पावर बढ़ा दिया, बच्चे दूना हो गए, तो समय बेशक आधा लगेगा। ठीक है, तब समय आधा लगता है, तो यहाँ पे 20 बच्चे उसी काम को 7 दिन में करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ की जो औसत आयु थी वह थी 23 वर्ष। पदों का योग बटे पदों की संख्या 2 बराबर औसत, औसत बराबर हो गया। तो यहाँ पे इनका योग कितना आएगा, हस्बैंड और वाइफ की आयु का योग है 23 दूनी 46 वर्ष।
ठीक है। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है, पूरे परिवार की औसत आय कितनी है? तो 5 वर्ष बाद हस्बैंड और 5 वर्ष बाद वाइफ दोनों की आयु का योग 10 वर्ष बढ़ जाएगा। 5 वर्ष हस्बैंड का और 5 वर्ष वाइफ का, 5 वर्ष बाद। ठीक है। 5 वर्ष बाद हस्बैंड और वाइफ का जो योग होगा वो 46 में 10 जोड़ दीजिए, 5 हस्बैंड का 5 वाइफ का, ये हो गया 56। अब देखिएगा, आपसे नया औसत आयु पूछ रहा है। नए औसत आयु में देखिएगा मित्रों, नए औसत आयु में देखिएगा कि 56 तो हो गया हस्बैंड और वाइफ का, 1 साल का बच्चा हो गया, टोटल हो गए आपके 3 लोग। यही तो हुआ। दो एक हो गए पति पत्नी और एक बच्चा हो गया, और बच्चा 1 साल का है, तो ये हो गया आपका टोटल 57/3, यानी आ गया आपका 19। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक। यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान क्या होगा? आपसे यही प्रश्न में पूछ रहा है। आपसे यही प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम x माइनस वाई और x प्लस वाई लिख सकते हैं। यह हमारे पिछले वीडियो में भी यह प्रश्न आया हुआ था, वहां पे इसका मान 11 था, यह 13 आया है। यह क्वेश्चन में रिपीट क्वेश्चन आया है, तो यह अभाज्य संख्या है, तो इसका गुणनखंड करेंगे जब तो 1 और 13 बनेगा। ठीक है। इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 और 13 बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि x माइनस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 13। तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि जब x माइनस वाई बराबर 1 मान रहे हैं और x प्लस वाई बराबर 13, तो 13 कम 13, मान तो वही आ रहा है। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो y से y कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 13 1 14 हो गया। तो x बराबर आएगा, 2 से कट जाएगा 7, यानी 7 बार जाएगा, x बराबर 7 आ गया। तो x प्लस वाई बराबर 13 दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 13 है यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से। तो आप देखिएगा x बराबर 6 है, x बराबर 7 है, तो y बराबर 13 माइनस 7 बराबर 6 आ गया। तो y का भी मान आ गया, y बराबर 6 आ गया। तो अब आपसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालिए। तो एक्स स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर धन वाई स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, 7 से 49, और ये हो गया आपका 36। ठीक है। तो आ गया आपका 9 6 15 का 5 हाथ में 3 4 7 1 8 85 आ गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दी गई है, समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, यही हमसे कह रहा है। तो जैसा मित्रों ध्यान दीजिएगा कि समचतुर्भुज की बात कर रहा है। ठीक है, समचतुर्भुज की बात कर रहा है। ये तो चतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज की बात कर रहा है। सॉरी, दूसरा चित्र बनाना पड़ेगा हमको। हाँ, तो देखिएगा समचतुर्भुज की बात कर रहा है। तो समचतुर्भुज में आप ध्यान दीजिएगा कि समचतुर्भुज है क्या। समचतुर्भुज में इनकी चारों भुजाएं समान होती हैं। एक, दूसरा, इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। दो चीजें हो गई। ठीक है, इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि ये दोनों बराबर बराबर होते हैं, जहां पे इनके विकर्ण एक दूसरे को विभाजित करते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि हमसे जो पूछ रहा है, उसको हम फिर से करते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई, हमसे इस भुजा की लंबाई पूछ रहा है, इन चारों में से किसी एक भुजा की लंबाई, क्योंकि भुजा तो सब समान है, तो हमसे लंबाई पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ये आपको एक तरफ का 24 दिया गया है और ये वाला बड़ा वाला आपको 36 दिया गया है।
तो ये कह रहा है कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को बराबर पे बांटते हैं, एक दूसरे को बराबर पे बांटते हैं। तो यहां से यहां तक अगर ये पूरा 36 था तो यहां से यहां तक ये 18 होगा, होगा। ये यहां से यहां तक अगर पूरा ये यहां से यहां तक पूरा अगर ये 24 था तो मात्र यहां से यहां तक आधा ये 12 होगा, बिल्कुल होगा सर। तो ये आप देखिए कि यह एक दूसरे को समकोण बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने बताया कि एक दूसरे पे समकोण बनाते हैं, विकर्ण एक दूसरे पे समकोण बनाते हैं, समकोण बना रहा है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस के हिसाब से 12 का स्क्वायर धन 18 का स्क्वायर बराबर ये x मान लेते हैं तो x का स्क्वायर होगा, क्योंकि यह कर्ण है सामने की भुजा, ये आधार है और यह लंब है। तो ठीक है, तो लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 144 और ये हो गया आपका 324 बराबर एक्स स्क्वायर। सॉरी मित्रों, यहाँ गलती हो गया, 32 सेंटीमीटर दिया है, 32 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 16 होगा, ठीक है, ये 16 होगा। तो ये आपका 16 से 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। 16 से 256 हो जाएगा, 256 और 144 400 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 400, तो एक्स बराबर आएगा आपका 20, ठीक है। एक्स बराबर आएगा आपका 20, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट। एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान हैं, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हैं तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए, एक अर्धगोला है, ठीक है, एक गोला है, गोले में उसको आधा कर दीजिए तो ये अर्धगोला हो गया। तो इसका वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, तो गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये शंकु दिया गया है, शंकु में कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो आपके त्रिज्या के समान है। तो शंकु का जो आपका वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई आर एल, ठीक है। तो एल होता है यह तिरछी, तिरछी जो भुजा है यह एल होती है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है आपका आर होता है, और जो ऊंचाई है वो आपका एच होता है। तो यहाँ पे एच बराबर आर दिया है, तो आप पाइथागोरस जब लगाएंगे तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर एच का मान भी आर दिया है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2 आर स्क्वायर। तो एल बराबर एल स्क्वायर बराबर आ गया 2 आर स्क्वायर, तो एल बराबर आ जाएगा आर अंडर रूट 2, ठीक है। ये आ गया आपका एल का मान। अब आपसे कह रहा है कि 2 पाई आर स्क्वायर अपान पाई आर एल, यही आपको निकालना है, ठीक है मित्रों। तो देखिएगा, पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो अब बचा आपका 2 आर अपान एल, एल की जगह पे है रूट 2 आर, ठीक है। एक आर से एक आर ये भी कट गया, तो आप देखिएगा अब बचा आपका 2 अपान रूट 2, 2 अपान रूट 2 है, तो रूट 2 से जब 2 को काटेंगे तो ये आएगा आपका रूट 2 अपान 1, तो रूट 2 अपान 1 यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर 4 मीटर तथा 3 मीटर है। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर 12 मीटर और 13 मीटर तथा 15 मीटर की लंबी छड़ों को रखना चाहता है। इस कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता है, ठीक है, हमसे यही प्रश्न पूछ रहा है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा तो उसमें जो हमारा विकर्ण है, जो कमरे का विकर्ण है, वही सबसे लंबा होता है, ठीक है। तो जो कमरे का विकर्ण आएगा वही सबसे लंबी छड़ होगी, वही लंबी छड़ आप रख सकते हैं। तो देखते हैं, कमरे का विकर्ण निकाल लेते हैं, घनाभ का विकर्ण निकाल लेते हैं। तो इसका घनाभ का विकर्ण कमरे का विकर्ण होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। एल लंबाई है, बी चौड़ाई है और एच ऊंचाई है।
तो रख, इसमें चलिए सॉल्व करते हैं। 12 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया आपका 144, 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9। तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 169। तो आप इसको जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल आएगा 13, ठीक है। तो 13 मीटर कमरे का विकर्ण है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कमरे में 13 मीटर से ज्यादा की कोई भी लंबी वस्तु नहीं रखी जा सकती है। तो अगर हमारे प्रश्न में कह रहा है कि 12, 13, 14, 15 मीटर की 4 छड़ें हैं, तो इसमें से कौन कौन सी छड़ उस रूम में रखी जा सकती है, तो उसमें से मात्र 2 रखी जा सकती हैं, एक 12 मीटर वाली, एक 13 मीटर वाली, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी 2। यदि x1 x2 का माध्य 7.5 तथा x1 प्लस x2 प्लस x3 का माध्य 8 है, तो x3 का मान क्या होगा, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। तो देखिए समांतर माध्य है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी x1 प्लस x2 अपान 2 बराबर माध्य है 7.5, ठीक है। तो x1 प्लस x2 बराबर, यहाँ पे इसका मल्टीपल हो जाएगा, ये आ गया आपका 15। इसी तरीके से x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3 इक्वल टू 8। तो ये हो गया आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 24, ठीक है। अब देखिएगा कि x1 प्लस x2 बराबर आपको मान दिया गया है कितना, 15। तो x3 बराबर पूछ रहा है, तो x3 बराबर हो जाएगा 24 माइनस x1 प्लस x2, कोई दिक्कत तो है नहीं यहां से। तो x3 बराबर 24 माइनस 15, x1 प्लस x2 का मान यहां से ले लिए, ठीक है। तो x3 का मान आ गया आपका 9, ठीक है। x3 का मान आ गया 9। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका एवं माध्य क्रमशः m और स्मॉल m है, कैपिटल M और स्मॉल m है, तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं वह हैं कि जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, वह सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, पहला। दूसरा, एक ना तो आपकी भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, एक एक विषम संख्या है। तो हम 10 अभाज्य संख्याएं, पहली 10 अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी हैं उसको नोट कर लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। अब हमसे कह रहा है कि इनकी माध्यिका निकालने के लिए हमने काउंट किया तो टोटल n बराबर है 10। जब माध्यिका सम हो तो माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो देखिए n बराबर 10 है तो 10/2 यानी 5, पांचवा पद कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 11 होगा। तो हमने लिख लिया 11 धन छठवां पद कौन सा होगा, 5, 1, 6, छठवां पद होगा 13/2। इनको जोड़ लीजिए, 24/2 बराबर आ गया आपका 12, ठीक है। क्या आ गया आपका, 12 आ गया। माध्यिका कितनी आ गई, 12 आ गई। अब माध्य निकालना है तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इनको सबको जोड़ दीजिए, इनको सबको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद जो आपका उत्तर आएगा वही आपका उत्तर होगा,
पदों का योग बटे पदों की संख्या है 10। इनको जोड़ने पे आएगा 129, 129 बटे 10 बराबर आ गया आपका 12.9। माध्य का मान है 12.9, माध्यिका है 12। अब देखिएगा कि आपका माध्य ज्यादा है माध्यिका से, तो देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में देखिए, जहां पे कि माध्य ज्यादा है माध्यिका से, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया है, चाप PQ की लंबाई क्या होगी? तो पहले चाप का जो फार्मूला होता है वह नोट कर लीजिए। चाप बराबर होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 36 पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 36 पाई के, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर 36 के, तो आर बराबर अंडर रूट 36 हो जाएगा, तो आर बराबर 6 आएगा। ठीक है, ये सही है, आर बराबर 6 आ गया। त्रिज्या का मान आ गया 6, यहाँ पे हमें त्रिज्या भी मिल गई। अब हमें थीटा चाहिए चाप का मान निकालने के लिए। तो देखिए मित्रों ध्यान से, तो इसने प्रश्न में कहा है कि इस वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा गया है, तो ये जो पूरा सर्किल होता है ये 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, 360 डिग्री का होता है। तो अब इसमें आप गौर से देखिए गौर से देखिएगा कि अगर यह 360 डिग्री का है और 6 भागों में डिवाइड किया गया है, तो यह एक भाग इसका 60 डिग्री का होगा, एक भाग इसका 60 डिग्री का होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हमें थीटा का मान भी मिल गया 60। तो चाप बराबर हम निकाल लेते हैं, थीटा है हमारा 60 बटे 360 गुणे 2 पाई में ही मान है तो पाई का मान नहीं रखेंगे, आर का मान दिया है 6। ठीक है, 60 से काटेंगे 6 टाइम जाएगा, 6 से 6 कट गया, तो ये आपका आ गया 2 पाई। ठीक है, चाप का मान आ गया आपके 2 पाई। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट। प्रेक्षण का बहुलक क्या है? यहाँ पे आपको प्रेक्षण दिया गया है, इसका आपसे बहुलक पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुलक क्या होता है, बहुपद क्या होता है? तो आप देखेंगे मित्र कि इसमें प्रश्न में यह देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसकी पुनरावृत्ति कई बार हुई है, जो कई बार आया हुआ है, जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है आपके श्रेणी में, वही आपका बहुलक कहलाएगा। ठीक है, वही आपका बहुलक कहलाएगा। चलिए जीरो देख लेते हैं, 1 2 3, जीरो आपका 3 टाइम्स आया है। ठीक है, एक ही बार है। 6 को देख लेते हैं, 1 2 3, 6 भी आपका 3 बार आया है। ठीक है, 7 को देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो आपका 7 है वो 5 बार आया हुआ है, यही सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बहुलक बनेगा, जो बहुलक होगा आपका, इसका जो बहुपद होगा वो 7 होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। जो हमारे मित्र अभी हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी studyontrack3@gmail.com पर हमें सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद।